नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। अब तक आपने पहले के पार्ट्स में देखा कि कैसे इस दुनिया के लगभग 70 से 80% का वेल्थ फाइनेंस केवल कुछ चंद हाथों में सिमटा हुआ है। कैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने इस पूरे विश्व के कॉरपोरेट मार्केट पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा है, जिसके वजह से गुलामी केवल मिडिल क्लास या गरीब लोगों की ही नहीं बल्कि अमीर लोगों के लिए भी आने वाली है। यह सुपर क्रिमिनल्स की टोली जो है वो करीबन 300 से 400 लोगों की है और बाद बाकी करीबन 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों की ऐसी फौज है जो आज के डेट में बहुत ही पावर वाली जगहों पे बैठे हुए हैं, जो मीडिया, सरकार, कानून व्यवस्था, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और समाज के कई हिस्सों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, जिन्हें पता है कि क्या चल रहा है और क्यों। पर उनका काम है जनता को डरा कर रखना और उनको बहलाते रहना कि यह पैंडेमिक है और हमें ठीक होने के लिए, उससे बचे रहने के लिए इस वैक्सीन की ज़रूरत है। इस सीक्वल के दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कैसे बिल गेट्स अपने अथाह संपत्ति के मदद से सरकारी तंत्र या बोले तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे कि WHO, गावी या सेपी जैसी व्यवस्थाओं का डिक्टेटर बन चुका है अपने ग्रांट्स और फंडिंग की मदद से। यदि भारत की बात करें तो PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, NTAGI, ICMR या AEFI जैसे संस्थानों की मदद से पूरे भारतवर्ष के सभी पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ने में सफल रहा है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि PHFI एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बिल गेट्स और भारत सरकार के फंडिंग पर बनाई गई संस्थान है। और ICMR यह भी जानना जरूरी है कि ICMR जो कि एक सरकारी तंत्र है, इसे हर वैक्सीन के सेल पर 5% का पार्टनरशिप दिया गया है। आपका यह भी जानना जरूरी है कि नेशनल कोविड टास्क फोर्स का एक एक मेंबर ने गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और सभी बड़ी फार्मा कंपनियों से जो वैक्सीन बनाने का काम करती है उनसे ग्रांट्स और फंडिंग उठाई हुई है। आपका यह भी जानना जरूरी है कि जितनी भी सोशल मीडिया, मेनलाइन मीडिया और सैकड़ों NGOs जो इस क्षेत्र में कोविड वैक्सीन देने का काम कर रही है, उनके भी फंडिंग सरकार और इन बड़े संस्थानों के द्वारा पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि सभी हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों तक को कमीशन कोविड के नाम की खिलाई गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस पैंडेमिक में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया है, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है, वह है फार्मा इंडस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले एक और बात की जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब अपर मिडिल क्लास के आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा रही थी लॉकडाउन्स या बंद करवाकर, ऑक्सफैम के रिपोर्ट के हिसाब से करीबन $1.5 ट्रिलियन केवल कुछ चंद हाथों में शिफ्ट हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर सरकार का यहाँ पर हमें लॉकडाउन से हमारे स्कूल कॉलेजेस को बंद करवाना अल्टीमेटली किन्हें फ़ायदा पहुँचा रहा है, यह बात आपको पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया में आप पॉलिटिकल फंडिंग को RTI के दायरे में नहीं पूछ सकते, ताकि उन्हें किन लोगों से फंडिंग मिल रही है और ये सारी पॉलिसीज किन के लिए बनाई जा रही है, जनता उस सच्चाई तक कभी पहुंच ना पाए। अब बात करते हैं कि क्यों यह वैक्सीन, जिसकी सच्चाई सभी के हाथों में लगभग आ चुकी है, चाहे लोग इसके बारे में बात करें या ना करें, पर लगभग इस देश का हर एक व्यक्ति यह जान चुका है कि यह वैक्सीन हमारे हेल्थ के कंसर्न को तो लेकर नहीं है। इतना हमारी सरकार जो है हेल्थ के प्रति चिंतित होती तो क्या बात था। अब आधी सच्चाई तो हम सभी को पता चल चुकी है कि ये वही पैसे का खेल है। ये सब जो भी हो रहा है वो पैसों के लिए किया जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री और ऐसी हर इंडस्ट्री जो ऑनलाइन है और जिसके पीछे अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट ये एलिट्स कर चुके हैं, ये उन्हीं के हिसाब से ये पॉलिसीज वगैरह बन रही है और ये खबर अब आम है, सभी लोगों को यह बात पता चल चुकी है। लेकिन ये अब और शायद इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है
क्योंकि ये ना करने से उनके संसाधनों को और उनके गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जैसे ट्रैवलिंग हुआ, सरकारी स्कीम्स हुआ, स्कूल्स, राशन, जॉब वगैरह बंद ना हो जाए, बस इस डर से लोग वैक्सीन का या मास्क का विरोध नहीं कर रहे हैं। पर जैसे हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस, यह हाफ नॉलेज भी डेंजरस है, क्योंकि बात अब केवल पैसों की नहीं है, बात अब आपके और हमारे जीवन मरण से जुड़ा हुआ है। आइए अपने सीक्वल के इस अंतिम भाग में इसे समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे यह केवल पैसों का खेल ना होकर हमारे और आपके जीवन और मृत्यु का खेल बन चुका है। आइए समझते हैं कि सरकारें कैसे इस बढ़े हुए पॉपुलेशन और उसके हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की समस्या को ठीक करने के लिए बिल गेट्स जैसे लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है और क्यों। आपने देखा कि कैसे इंडिया में गेट्स के इन्फ्लुएंस से आधार लाया गया और नंदन नीलेकानी उसका प्यारा दोस्त, इसका चीफ आर्किटेक्ट था। आपको याद है कुछ सालों से केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया गया है हमारे बैंकों में। बिना केवाईसी के कोई अकाउंट खोल नहीं सकता और कोई अकाउंट जिंदा भी नहीं रख सकता यदि केवाईसी नहीं हुआ है तो। आपको अपने देश में किया गया डीमोनेटाइजेशन का फेज भी याद होगा, जिसमें आम जनता को कैसे क्विकली ऑनलाइन पेमेंट बैंक्स के साथ जोड़ने का प्लान बनाया गया। आज आप देखो हर जगह आपको पेटीएम या फोन पे या भारत पे वगैरह वगैरह ही दिखेंगे। फिर आपने यह न्यूज़ भी सुना होगा कि जहां सरकार एक नेशनल डिजिटल करेंसी लाने वाली है, जहां हार्ड कैश यानी पेपर के बने नोटों को बंद किया जाएगा और सभी को अपने मोबाइल से ही इस डिजिटल करेंसी को यूज करने को कहा जाएगा। और आपने यह भी सुना होगा कि कैसे हमारी सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी का प्लान बनाया है, जहां हर वैक्सीनेटेड आधार सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में मदद मिल सके। आइए सुनते हैं बिल गेट्स को और समझते हैं कि केवाईसी, डिजिटल करेंसी, डीमोनेटाइजेशन, हेल्थ आईडी, आधार, इन सब के पीछे आखिरकार असल गोल क्या है। Every country really needs to look through these KYC, Know Your Customer rules to make sure that customers are able to prove who they are. But of course, in many countries, you don't have any type of ID system. And the lack of an ID system is a problem, not just for the payment system, but also for voting and health and education and taxation. And so it's a wonderful thing to go in and create a broad identification system. Again, India is a very interesting example of this, where the Aadhaar system, which is a 12-digit identifier that's correlated to biometric measures, is becoming pervasive throughout the country and will be the foundation for how we bring this low-cost switch to every mobile phone user in India. The same type of thing is happening now in Pakistan, and there's early beginnings of creating these ID programs in Africa as well. We expect to be able to use the ID so that when you show up for any government service, say you walk into a primary health clinic, we'll be able to take that bio-ID very quickly and bring up your electronic health record. Even if you've moved from one part of the country to the other, you will be well tracked and well served without nearly as much paperwork or waiting. And so the ID system is foundational. आईडी कंट्रोल एसेंशियल पार्ट है इकोनॉमी डिजिटाइजेशन का, जिससे हमें यह कह के बेचा जा रहा है कि इससे गरीब लोगों को हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकेंगे। पर असल में यह गरीबों को कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन का नहीं, बल्कि लोगों के फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का सिस्टम है। इस बात को थोड़ा समझिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का सिस्टम है। अब सोचिए, कल के डेट में यदि किसी सोशल क्रेडिट स्कोर के तहत आपका स्कोर कम निकला तो आपका डिजिटल बैंकिंग अकाउंट बंद किया जा सकता है और ऐसी हालत में आप अपने ही पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
आपके हेल्थ बेनिफिट्स को डिनाई किया जा सकेगा, आपके राशन को, आपके प्रॉपर्टी को सील किया जा सकेगा। यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कुछ करने की भी सोचते हैं, तब आपके सभी अधिकारों को छीना जा सकेगा और यह काम कहीं भी दूर बैठे सिस्टम के एक क्लिक के द्वारा किया जा सकेगा। Once financial flows go underground, where you have lots of legitimate transactions mixed in with the ones you want to track, and once they're going over a digital system that the U.S. has no connection to, it's far more difficult to find the transactions that you want to be aware of or that you want to block. The bold move to demonetize high-value denominations and replace them with new notes with higher security features is an important step to move away from a shadow economy to an even more transparent economy. And digital transactions really, I think, will rise dramatically here. In fact, I think in the next several years, India will become the most digitized economy, not just by size, but by percentage as well. All of the pieces are now coming together. One piece of this that we enjoyed consulting with the government on making sure it comes together in the right way is the pending rollout of payment banks. This, for the first time, really will mean that you have full currency capability on those digital phones. Once you have that digital infrastructure, the whole way you think about government benefits can be done differently. Over time, all of these transactions will create a footprint. And so when you go in for credit, the ability to access your history, that you've paid your utility bills on time, that you've saved up money for your children's education, all of those things in your digital trail, accessed in an appropriate way, will allow the credit market to properly score the risk and therefore loosen up more money for investments, not only in the agriculture sector, but for all the entrepreneurs in the country. हमें चिंता करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट is integrating Aadhaar collected data to create a 360-degree database which will automatically track when a citizen moves between cities, changes jobs or buys new property. और वो इन सब इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रही है एक रियल टाइम जियो स्पेशियल डेटाबेस में, जिसे कंट्री की ही स्पेस एजेंसी इसरो ने तैयार किया है। लेकिन क्या इस डेटाबेस का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है? गलत हाथों में यह डेटा एक हथियार की तरह काम कर सकती है, जहां हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं होंगे। हमारे हर एक एक्शन की खबर सरकार रखेगी और यदि कुछ बोला इसके अगेंस्ट में तो बस आपका सभी फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया जाएगा। है ना आश्चर्य वाली बात। अब इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं पता, लेकिन केवल आंख के अंधों को ही ये नहीं दिखेगा कि इस तरह की डिजिटाइजेशन हमारी पूरी मानव सभ्यता के खिलाफ है, पूरी मानवता के खिलाफ है, जहां सरकार और इन कुछ गिने चुने एलिट्स के हाथों में ही पूरे पॉपुलेशन का कंट्रोल होगा। Current debate that's on in India and globally as well around data. Now, you've been an advocate of Aadhaar. You've supported it, you've defended it. And I think that the questions arise not on whether it's a good idea or not, but whether it should be made mandatory for every citizen, for every service possible, because it was envisaged as people accessing government subsidy using the Aadhaar card to avoid duplication and leakages. The question then is that India today is still grappling with putting in place a privacy framework, a privacy regulation, a data protection regulation. In that context, then, does it make sense, even though the matter is in court today, to link Aadhaar to every possible service? Well, Aadhaar is just something that avoids you
pretending to be somebody else. That, you can have, fake people on the government payroll. Aadhaar, prevents you being on that payroll as a ghost worker. It prevents you from collecting things that you shouldn't collect or accessing a health record you shouldn't have access to. So the basic Aadhaar mechanism is an identity mechanism. And so it's too bad if somebody thinks that because Aadhaar is there, that in and of itself creates a privacy problem. स्वाभाविक है, गेट्स का रिस्पॉन्स खुद बताता है हमें कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड आईडी ग्रिड और कैशलेस पेमेंट आर्किटेक्चर का उद्देश्य हमारे जीवन से प्राइवेसी को हटाना है। यह आदमी प्राइवेसी को लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि इसने खुद अर्थ एलएलसी कंपनी नाम का जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। यह कंपनी एडवांस्ड इमेजिंग सैटेलाइट की कंपनी है जो रियल टाइम इमेजिंग और कंटिन्यूस वीडियो डिलीवर करती है ऑफ ऑलमोस्ट एनीवन एंड एनीवेयर ऑन अर्थ। नहीं, कुछ बात और है, कुछ और बात है। यह गेट्स का एजेंडा खाली पैसे का तो नहीं है, यह है कंट्रोल का। हमको लगता है कंट्रोल ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम वेयर एवर वी गो टू हु वी मीट, व्हाट वी बाई एंड व्हाट डू वी डू। द आयरनी इज कि लोग अभी भी इसे परोपकारी इंसान कहते हैं। बट फिर से एक सवाल जो हमेशा घूम फिर के हमारे पास आता है कि कौन सी आइडियोलॉजी इस इंसान को ड्राइव कर रही है, कौन सी आइडियोलॉजी के तहत ये आदमी डिजिटल आईडी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इमेजिंग, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, वैक्सीन इत्यादि में इन्वेस्ट किए जा रहा है। इसका एंड गोल क्या है जो यह अचीव करना चाहता है? बिल गेट्स ने अपना कई अवतार दिखाया है अभी तक, कभी टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, तो कभी श्रूड बिजनेसमैन, कभी बेनेवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह, तो कभी ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट की तरह। हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी जो जर्नी है वो किसी कॉमिक बुक से कम नहीं है, जो कि बहुत ही शानदार रही है, जहां इसने एक प्रिविलेज्ड सन बनकर अपने करियर की शुरुआत करते हुए आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी और सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी बन चुका है। लेकिन हमारी खोज में जैसा कि हमने देखा है कि यह आदमी न केवल एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल आदमी बना, बल्कि यह हेल्थ इंडस्ट्री का एक छत्र बादशाह भी बन बैठा है, जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी मानव सभ्यता के खिलाफ की गई घिनौनी साजिश में सरकारों को भी शामिल कर लिया। जहां बिल गेट्स के पेरोल पर बैठी WHO ने इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन को एकमात्र सॉल्यूशन की तरह पेश किया और सरकारों को इसमें शामिल किया, यह बात जाननी और ज़रूरी हो जाती है कि यह आदमी कौन है और क्यों हमें वैक्सीन लगवाने पर तुला हुआ है। आज हम वीडियो के इस भाग में इस इंसान के मोटिव्स और आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे ही हमें इसके मन में क्या चल रहा है वह पता चलेगा और यह पता चलेगा कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में यह आदमी क्या देखना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक जीनियस है जिसने अपने नेचुरल कंप्यूटर स्किल को $1 बिलियन फॉर्च्यून में बदल दिया। You're called a genius, and well, no, I don't think that embarrassed you at all. They call you a genius. Part of your genius is that you are a computer whiz, and the other is that you did have the business acumen to turn it into a working company. Are you a business genius too? Well, I wouldn't say genius. कुछ कहते हैं कि वह एक विजनरी है जिसने हमारे जीवन को अपनी दूरदर्शिता से बदल दिया। Bill had a vision, and I understand it went back even then, that computing would be ubiquitous. It would be part of all of our lives. And indeed, as you all know, he executed on that vision, and the world today has changed so dramatically, in large part due to the work that Bill has done throughout the years. कुछ कहते हैं कि वह एक परोपकारी है जिसने सेल्फलेसली अपनी आधी संपत्ति दान कर दी। ज्ञात हो कि आधी दान की ताकि पूरी संपत्ति का दुगना तिगुना कमाया जा सके। Bill, even your harshest critic would have to admit that your philanthropy work is, planet-shaking, incredible,
and could be, if you make it a second act, so amazing that it would dwarf what you've actually done at Microsoft. पर कुछ लोग अभी भी उसे वही लालची इंसान के तौर पर याद करते हैं जैसा वो 1990 के दशक में हुआ करता था। Bill Gates isn't content with his Windows system running just a few PCs. He wants it to run the world, spreading like a computer virus into our faxes, our phones, our TV sets, and yes, even our toasters. पर इस कोरोना वायरस के क्राइसिस में मीडिया ने उसे किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट या किसी लीडिंग हेल्थ रिसर्चर की तरह प्रेजेंट किया है। Back here with us once again to talk about this as well as testing, treatments, and more, Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Bill, thanks so much for being back with us. It's been a little over a month since you were here, and at that time, you said the U.S. had not hit its peak. So at this point, do you think we have peaked, and where do you think we are right now in kind of the arc of the pandemic? पर सच्चाई में यह सब कुछ एक बहरूपी की चाल है जो सामने से दिख नहीं रहा हम लोगों को। आज इस चाल से पर्दा उठाने की कोशिश मैं करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा ब्रेक उस डील के बाद आया जब IBM पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट में आया था। इस डील के तहत माइक्रोसॉफ्ट को के सॉफ्टवेयर को IBM कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाना था, पर यह डील किसी बिजनेस एक्यूमेन या किसी कोई जीनियस सॉफ्टवेयर है बोल के नहीं आया, बल्कि यह डील गेट्स के मां के उस समय के IBM CEO जॉन ओपेल के साथ के संबंध की वजह से आया है। इसे सुनिए। You remember your partnership of IBM and Bill Gates. How did it break up? I do remember very well, actually. Bill Gates, at the time, at the beginning of our relationship with him, was living on pizza and Pepsi-Cola in Albuquerque, New Mexico. And his mother happened to be on the United Way board with our chairman and asked our chairman to help him. And, you know, when the chairman comes in and tells you to go help this kid, 900 people get on the plane Monday morning and they all go down to try to help Bill Gates. So I don't see Bill Gates as this great creative person. I see him as an opportunist. And in fact, in those days, there was a lot of sharing of software code. People gave it away. In Silicon Valley, they would share everything. He came in and he tried to control everything and put a price on it. बहुत सारे IT वालों को ये बात पता होगी कि कैसे यह इंसान QDOS को कॉपी करके MS-DOS बनाता है, जिसे बनाया था टिम पैटरसन ने। बिल गेट्स खुद भी यह बात मानता है कि जिस ब्रेक थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दम पर यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना, वह उस समय के जेरोक्स पालो आल्टो रिसर्च सेंटर के रिसर्चर से चुराया गया सॉफ्टवेयर था। As Bill would say after Apple unsuccessfully sued Microsoft for copyright infringement over Windows GUI, "Hey, Steve, just because you broke into Xerox's house before I did and took the TV doesn't mean I can't go in later and take the stereo." और गेट ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि वैक्सीन मार्केट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये कुछ सेल्फलेस जनरॉसिटी का स्पिरिट नहीं है जो उसे ड्राइव करता है, बल्कि ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do, you kind of looked at the problem from a scientific and business perspective on things. You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? You know, we see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion. But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. गेट्स का परोपकारी वाला ढोंग ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि न केवल उसे सरकारों से कवरेज मिली, बल्कि उसे मार्केटिंग में कुछ खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारा काम सरकारें कर रही थी, वो भी पब्लिक टैक्स मनी के साथ। बंदे ने केवल इन लास्ट के 10 सालों में $50 बिलियन से $130 बिलियन कमा लिया, वो भी $25 बिलियन दान देकर। यदि परोपकार के काम करता था $25 बिलियन देकर, तब इस दुनिया से करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता था। पर नहीं, ये गरीबों की मदद करने के लिए नहीं है,
बल्कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और अपनी इमेज बनाने के लिए था, ताकि दुनिया की सभी सरकारों के पॉलिसीज को अफेक्ट किया जा सके। पर सवाल यह कि आखिर इसने इतनी मेहनत और पैसा खर्च केवल बिजनेस के लिए तो नहीं किया होगा, क्योंकि आज के डेट में आइडियाज़ की तो कमी है नहीं। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें गेट्स के जीवन में झांकना होगा, उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझना होगा, और फिर हमें यह समझ में आएगा कि यह बंदा जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। बिल गेट्स की फैमिली पैसों वाली फैमिली थी। उसका ग्रेट ग्रैंडफादर J.W. मैक्सवेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिटी बैंक इन सिएटल। उसकी ग्रैंडफादर विलर्ड वॉज ऑल्सो अ बैंकर, एंड हिज ग्रैंडमदर अदीली सिएटल की जानी मानी पॉलिटिशियन थी। बिल गेट्स की माँ मैरी मैक्सवेल गेट्स भी काफ़ी रसूख वाली थी। उसने बहुत सारी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर भी काम किया है। जब वो यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका के बोर्ड में सदस्य बनी, तभी उसने IBM के CEO जॉन ओपेल को परसुएट किया कि वह IBM का सॉफ्टवेयर डील बिल गेट्स के साथ करवा दे। बिल गेट्स का पिता विलियम H. गेट्स सीनियर वॉज अ प्रोमिनेंट सिएटल लॉयर। उसने को फाउंड किया एक पावरफुल लॉ और लॉबिंग फर्म को, और कई कंपनीज के बोर्ड का सदस्य भी बना। गेट्स के ऊपर उसके पिता का अच्छा खासा प्रभाव था। यह बात गेट खुद स्वीकार करता है। My dad was large presence, both physically and in terms of his wisdom. He worked very hard, so he'd leave in the mornings, often before we had breakfast, and get home in time for dinner. You know, I always looked up to my dad in terms of how hard he worked. At the dinner table, my dad would go through various lawsuits and expect us to follow along. He had high expectations. गेट्स ने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा। जहां अपने माँ से बैंकिंग सीखी, वहीं अपने बाप से कानून व्यवस्था का पूरा ज्ञान भी लिया। अपने पिता से उसने सीखा कि कैसे किसी बिजनेस को लीगलाइज किया जा सकता है, उसके तरीके क्या क्या हैं। उसने उसके इसी गुण की वजह से उसने ज़्यादा दोस्त तो नहीं बनाए, पर इसी पैसे पहचानने की और कानून की समझ ने उसे माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद की। 70-80 के दशक में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक हॉबी की तरह से देखा जाता था, जहां लोग अपने लिखे सॉफ्टवेयर को ऐसे ही फ्री में शेयर किया करते थे। पर बिल गेट्स को यह पसंद नहीं था। वह ऑलरेडी अपने हॉबी को कॉमोडिटाइज करने के सपने देख रहा था। 1976 में जब माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही छोटी कंपनी थी और जिसने शुरुआत ही की थी, गेट्स ने उस जमाने के सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एक ओपन लेटर लिखा। As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. Hardware must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked on it get paid? Is this fair? The royalty paid to us, the manual, the tape, and the overhead make it a break-even operation. One thing you do is prevent good software from being written. Who can afford to do professional work for nothing? What hobbyist can put 3 man-years into programming, finding all bugs, documenting his product, and distribute for free? The fact is, no one besides us has invested a lot of money in hobby software. We have written 6800 BASIC and are writing 8080 APL and 6800 APL, but there is very little incentive to make this software available to hobbyists. Most directly, the thing you do is theft. लेटर थोड़ा ऑकवर्ड था और कोई पागल ही लिख सकता था, जैसा कि उस समय के कुछ लोग कहते हैं। पर इसके अगेंस्ट में एप्पल कंप्यूटर ने उस समय के इस लेटर का जवाब अपने मार्केटिंग स्टंट से दिया, जहां उसने कहा, यस फोक्स, एप्पल बेसिक इज फ्री। खैर, ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन गेट्स का ये जो पैसा पहचानने का जो कला था और लीगल नॉलेज का जो ज्ञान था, उसने उसे इसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। बहरहाल, गेट्स ने अपने परिवार से केवल यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ सीखा। उसके पेरेंट्स अपने परिवार में खाने की टेबल पर और भी कई सांसारिक समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया करते थे और सभी को पार्ट लेने के लिए इनकरेज भी किया करते थे। उनके टेबल का फेवरेट डिस्कशन पॉपुलेशन कंट्रोल संबंधी समस्याओं के ऊपर काफ़ी होती थी। One issue that
really grabbed me as urgent were issues related to population, reproductive health. But did you come to reproductive issues as an intellectual? When I was growing up, my parents were always involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood, and it was very controversial to be involved with that. गेट्स को जब भी पॉपुलेशन से जुड़ी समस्याओं की बात करनी होती है तो वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे वर्ड्स का यूज करता है। एक्चुअली में यह शब्द रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जिसे पिछले 100 सालों से यूजेनिसिस्ट यूज कर रहे हैं। यूजेनिक्स एक बेसिर पैर का स्यूडो साइंस कह सकते हैं इसे, जिसे मानने वाले यूजेनिसिस्ट कहते हैं कि सर्टेन फैमिलीज आर फिट टू बी लीडर्स ऑफ सोसाइटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर जीन्स। मतलब उनके सुपीरियर जीन्स की वजह से उनके परिवार और सगे संबंधियों को ही समाज का लीडर होना चाहिए। द यूजेनिसिस्ट्स बिलीव्ड that the rich and powerful were rich and powerful not because of luck or chance, बल्कि they are rich because they came from the better genes। जैसे कि कई रिलीजन्स हमारे इंडिया में भी कहते हैं कि they are the original Aryans। वो लोग अच्छे खेत की फसल हैं और गरीब लोग के जीन्स खराब हैं, इसीलिए वो गरीब के गरीब ही हैं। अब यदि आज के रेट में ऐसा कोई कहता है तो लोग उसे जूता लेकर मारेंगे, है ना। इसीलिए 20वीं शताब्दी में रूजवेल्ट से लेकर विंस्टन चर्चिल तक सभी इस यूजेनिस्ट के धारणा को समर्थन दिया करते थे। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमीर और अच्छी तरह से पैदा हुए लोग जितना संभव हो सके बच्चे पैदा करें और गरीब, दुर्बल और मिडिल क्लास के बच्चों को पैदा करने से रोकें। यूजेनिस्ट का एक और तर्क था कि समाज के लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे केवल उनके तरह के लोग और अधिक मोटिवेट होते हैं बच्चों को पैदा करने के लिए, बल्कि लाइफ सेविंग मेडिकल केयर और बाकी सभी संसाधनों को भी राशन के हिसाब से होने चाहिए, जिससे कि इन रिसोर्सेज को किसी दूसरी अच्छी जगह पे यूज किया जा सके। उस समय का प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यह तक कह डाला कि एक सरकारी बोर्ड होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता साबित करे और अपने जिंदा रहने का यूज बताए सरकार को, और जो ना कर सके उन्हें मर जाना चाहिए। ये सुनिए। But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you, you must all know half a dozen people at least, who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. And I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लोगों ने यूजेनिक्स को नाजी अत्याचार से जोड़ना शुरू कर दिया, और यही वजह थी कि यूजेनिक्स के विचार आगे नहीं बढ़ पाए, और अब गरीब आबादी के आकार को कम करने की जद्दोजहद को पॉपुलेशन कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से पुकारा जाने लगा। फिर भी कभी कभी इन पुराने नेगेटिव यूजेनिक्स विचारों को लोगों के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स में देखा जा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, जहां गेट्स अपने उसी यूजेनिक्स के विचारों को प्रकट करता दिखाई देगा। You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can, and so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. It is worth questioning कि कैसे इस इंसान के आगे ओल्ड एज के लोगों के लिए कोई इंसानियत नहीं बची है, जहां वह $3 मिलियन किसी बूढ़े आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने की जगह 10 टीचर को जॉब पर रखने की बात करता है। सुनने में अच्छा लगता है, पर लोगों के जीवन और मरण का अधिकार कैसे किसी के हाथों में दिया जा सकता है? यह एक सिविल सोसाइटी में बहुत ही गलत मैसेज पास करेगा। पर यह वीडियो हमें गेट्स के विचारों से जरूर अवगत कराता है, जहां इसे यदि मौका मिले
तो यह किसी भी ओल्ड एज के हेल्थ केयर पर खर्च करने की जगह उन्हीं पैसों को कहीं और लगवाएगा। यह दर्शाता है कि गेट्स खुद भी एक यूजेनिसिस्ट है और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे समस्याएं इसके दिल के बहुत करीब है। यही है गेट्स का एजेंडा, जिसे गाइड करती है यूजेनिक्स की आइडियोलॉजी, जहां सुप्रीम जीन वर्सेस लो ग्रेड जीन की बात होती है और कहा जाता है कि सुपीरियर जीन्स को जितना चाहे उतना बच्चे पैदा करने चाहिए और गरीबों को नहीं। अब थोड़ा यूजेनिक सोसाइटी के बारे में समझते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही रॉकफेलर फैमिलीज काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थी यूजेनिक सोसाइटी को फंड और प्रमोट करने में, बोथ इन अमेरिका एंड ओवरसीज। रॉकफेलर ने यूजेनिक्स रिकॉर्ड ऑफिस सेटअप किया और स्पॉन्सर किया जर्मनी में स्थापित कैजर विल्हेम इंस्टीट्यूट को, जिसका डायरेक्टर था अर्नस्ट रूडेन। और यही वो आदमी था जिसने नाजीज के फोर्स्ड स्टरलाइजेशन लॉ को ड्राफ्ट किया था। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और नाजियों की हार हुई, तब अमेरिकन यूजेनिक सोसाइटी को काफ़ी एम्बैरस किया गया और तभी सोसाइटी का नाम चेंज कर रॉकफेलर ने पॉपुलेशन काउंसिल बनाया और फ्रेडरिक ऑसबोर्न को डायरेक्टर बना दिया। रॉकफेलर की इस पॉपुलेशन कंट्रोल के डेडिकेशन को बिल गेट्स के पिता ने अपने 2009 में लिखे बुक में काफ़ी सराहा है। बुक का नाम था शोइंग अप फॉर योर लाइफ। Every corner we've turned in the field of global health, we've found that the Rockefellers were already there and had been there for years. When we committed to childhood immunization, we found ourselves building on efforts the Rockefeller Foundation had helped launch and fund in the 1980s. When we became interested in fighting malaria and tuberculosis, we learned that the Rockefellers had been studying the prevention and treatment of such diseases around the globe for, in some cases, as long as 100 years. A similar dynamic held true in the case of HIV/AIDS. A lesson we learned from studying and working with the Rockefellers is that to succeed in pursuing audacious goals, you need like-minded partners with whom to collaborate. And we learned that such goals are not prizes claimed by the short-winded. The Rockefellers stay with tough problems for generations. गेट्स के पिता का कहना था कि लाइक माइंडेड लोगों से मिलकर हम बड़े से बड़ा काम भी अंजाम दे सकते हैं। गेट्स के पिता को 2000 में आयोजित मीटिंग फिलैंथ्रोपी इन ग्लोबल सेंचुरी में डेविड रॉकफेलर के साथ मीटिंग करने का मौका भी मिला। फिर 2009 में हम सभी जानते हैं कि कैसे बिल गेट्स ने रॉकफेलर के साथ मिलकर दुनिया के सभी एलीट्स के साथ एक मीटिंग आयोजित की और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी समस्याओं के ऊपर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एक योजना भी तैयार की। पर गेट्स के क्रिमिनल एजेंडे को समझने के लिए हमें उसके पब्लिक एसोसिएशन नहीं बल्कि उसके छिपे हुए रिलेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसे वो दुनिया से छिपाता रहा है। Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. After Gates' name came up in connection with Epstein and MIT Media Lab, Gates gave a statement to the Wall Street Journal where he insisted he did not have any business relationship or friendship with Epstein. But new reporting from the New York Times outlines numerous meetings between Gates and Epstein and a conversation with Bill and Melinda Gates' foundation, a connection between their foundation and JP Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? अगस्त 2019 में बिल गेट्स का सेक्स ऑफेंडर चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन के साथ के कई रिलेशन का पर्दाफाश हुआ। गेट्स का जेफरी एप्स्टीन को विजिट करना, उसके ही प्राइवेट जेट में एक ईमेल का लीक होना जहां एप्स्टीन के द्वारा $2 मिलियन का फंड MIT लैब को देना एक्चुअली वाज गिवन बाय गेट्स हिमसेल्फ। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का 2012 में खुलासा करना कि गेट्स फाउंडेशन ने एप्स्टीन JP मॉर्गन के साथ मिलकर $2 बिलियन का एक ट्रस्ट भी शुरू करने की बात की है, जहां यह पैसा स्टरलाइजेशन के टेक्निक के ऊपर रिसर्च करने के लिए और जीन टेक के ऊपर रिसर्च करने के लिए किया जाता था। फिर ये खुलासा हुआ कि गेट्स फाउंडेशन का डायरेक्टर बोरिस निकोलिक, एक हार्वर्ड ट्रेंड इम्यूनोलॉजिस्ट, ने कई बार एप्स्टीन के साथ भी मुलाकात की। गेट्स कितना भी अपनी दूरी बनाए एप्स्टीन के साथ, पर इन खुलासों से साफ पता चलता है कि कोई ना कोई शेयर्ड इंटरेस्ट तो था, और वह क्या हो सकता है यूजेनेसिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से वो हम सबको पता है। Sources say several accusers have come forward in New Mexico, where Epstein owns a sprawling ranch.
According to a new report published in the New York Times, not verified by NBC News, Epstein wanted to use the ranch for controlled breeding, using his DNA to improve humanity. Citing 2 award-winning scientists and an advisor to large companies and wealthy individuals, the article reports Epstein surrounded himself with leading scientists and would tell them he wanted to have 20 women impregnated at a time on the ranch. जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी और बड़ा टर्न लेती है जब 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और बड़ी स्टोरी प्रकाशित की। जेफरी एप्स्टीन होप्ड टू सीड द ह्यूमन रेस विद हिज डीएनए। एप्स्टीन का प्लान था कि वह 20 औरतों को एक साथ प्रेग्नेंट करेगा अपने न्यू मैक्सिको रैंच में। क्या करने के लिए? तो इन ऑर्डर टू सीड द ह्यूमन रेस विद हिज डीएनए। सुनने में कुछ अजीब नहीं लगता, पर यूजेनिक्स की आइडियोलॉजी के इसे सपोर्ट करती है। एप्स्टीन का जेनेटिक्स में इंटरेस्ट की वजह से उसने कई जगहों पर मतलब कई बड़े जीन साइंटिस्ट को फंडिंग भी दी। सबसे बड़ा नाम उसमें जॉर्ज चर्च का है, जो एक हार्वर्ड जीन साइंटिस्ट था। चर्च ने एक साइंटिफिक एडवाइज़र के तौर पर एक स्टार्टअप कंपनी में भी काम किया, जिसका गोल था जीनोम एडिटिंग टूल बनाना, टू एलिमिनेट डिजीज़ बाय डिलीटिंग द पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलनेस। 2015 में इस स्टार्टअप कंपनी ने $20 मिलियन रेस किया, जहां प्रिंसिपल इन्वेस्टर और कोई नहीं, बिल गेट्स खुद था। तो इस तरह से अपने पिता के सलाह पर चलते हुए गेट्स ने कोलैबोरेट किया लाइक माइंडेड लोगों के साथ, जिसमें एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन भी एक था। भले ही यूजेनिक सोसाइटी का नाम पिछले 50 सालों में अंडरग्राउंड हो गया है, भले ही इसके नाम को बदलकर पॉपुलेशन काउंसिल रख दिया गया है, पर इस सोसाइटी के लोग आज भी इस विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण गेट्स और उसका पिता खुद है। जैसा कि आर्काइव्ड रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि 1920 के दशक में यूजेनिक सोसाइटी थी, जिसमें गेट्स का परदादा खुद एक मेंबर था। अब ये एक संजोग नहीं हो सकता कि इसके परदादे की फ़ोटो यूजेनिक सोसाइटी के रोस्टर में दिख जाए, और यह भी संजोग नहीं हो सकता कि 1960 के दशक में यूजेनिक सोसाइटी में गेट्स का पिता का नाम हेड ऑफ प्लान्ड पेरेंटहुड के तौर पर उस समय के रोस्टर में लिखा जाए। और यह भी एक संजोग नहीं हो सकता कि 2012 में लंदन समिट ऑन फैमिली प्लानिंग उसी दिन बिल गेट्स आयोजित करता है जिस दिन फर्स्ट इंटरनेशनल यूजेनिक्स कांग्रेस को पूरे 100 साल हो जाते हैं। I interviewed several women who had dated Bill just briefly, and one told me the very first question Bill asked her was, "What did you score on your SAT test?" You know, this is not exactly, you know, what a young woman wants to hear. For Bill Gates, though, he had scored a perfect 800 on his math portion of the SAT, and this was a matter of pride with him, and he wanted to make sure whoever he was dating, you know, had scored a pretty high grade. नहीं, हम लोग बिल गेट्स से खुद तो ये नहीं बुलवा सकते कि वह एक यूजेनिसिस्ट है जिसका मोटिव डीपॉपुलेशन है, और ना ही हम उसके खिलाफ कहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका रियल मोटिव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पीआर नेटवर्क में दबा दिया जाता है, या फिर यूट्यूब, ट्विटर जैसे संस्थानें आपके विचार को लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती। आप आज कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरे ही दिन 100 लोग आ जाएंगे उसकी बड़ाई करने को और उसे बचाने के लिए। अब हमें इस सवाल का सामना करना ही होगा कि यह आदमी हमारी पब्लिक हेल्थ एजेंसियों को कंट्रोल करने के लिए, एक ऐसा जाल बनाने के लिए इतना मोटिवेटेड क्यों है? क्यों यह पूरी दुनिया को यह वैक्सीन लगवाने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है? And for all 193 member states, you must make vaccines a high priority in your health systems to ensure that all your children have access to existing vaccines now and to the new vaccines that have recently become available. क्यों यह हमारे आइडेंटिटी को कंट्रोल करना चाहता है? And the lack of an ID system is a problem not just for the payment system but also for voting and health and education and taxation. And so it's a wonderful thing to go in and create a broad identification system. और क्यों यह हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना चाहता है? Once financial flows go underground, where you have lots of legitimate transactions mixed in with the ones you want to track, and once they're going over a digital system that the U.S. has no connection to, it's far more difficult to find the transactions that
that you want to be aware of or that you want to block. और फाइनली क्यों ये हमारे शरीर पर भी अधिकार और कंट्रोल करना चाहता है? But we're going to have this intermediate period of opening up, and it won't be normal until we get an amazing vaccine to the entire world. हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बंदे का यह क्वेस्ट फॉर कंट्रोल किसी सेल्फलेस फिलॉसफी की भावना से नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत ही काली और गंदी विचारधारा का परिणाम है। हमें समझना पड़ेगा कि यह इंसान मानव जाति के बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए और अपने जैसे लोगों के लिए मानव जाति को ही बदलने की खोज में लगा हुआ है। नहीं, यदि बिल गेट्स यूजेनिस्ट है जो स्वयं और अपने एलिट्स फ्रेंड्स की श्रेष्ठता में विश्वास करता है और इस विचारधारा से मोटिवेटेड है, तो हम जो सामना कर रहे हैं वह एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक। एक आदमी, चाहे उसकी संपत्ति कुछ भी हो, आसानी से रोका जा सकता है। अगर बिल गेट्स को कल जेल में डाल दिया जाए तो जो एजेंडा पहले ही प्रोसेस में डाला जा चुका है वह बिना किसी प्रॉब्लम के जारी रहेगा। रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेशन, सरकारी तंत्र और पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिसे गेट्स और गेट्स के ही जैसे एलिट्स के द्वारा कई बार फंडिंग किया गया है। और सालों से इन विभिन्न संस्थाओं के में काम करने वाले उन सभी लाखों लोगों के बिलीफ को ड्राइव किया गया है, जैसे कि उन्हें भी लगता है कि वह मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह लोगों के हित में नहीं, बल्कि अपना और सभी लोगों के अहित करने में लगे हुए हैं। इस दुनिया जिसे हम जानते हैं उसे ही मिटाने में लगे हुए हैं। यह पता होते हुए भी ये मानवता के खिलाफ है। उनके बिलीफ सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वह इससे मानने को तैयार ही नहीं है कि यह वैक्सीन नहीं, एक जहर है। यदि आपने यह 3 वीडियो की सीरीज देखी है तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वह क्यों और कैसे हो रहा है, कैसे इन सभी लोगों की साइकिक ड्राइविंग हो गई है और कैसे इस पूरे दुनिया को इन एलिट्स लोगों ने अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसे रोकने के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर विश्वास के साथ धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाना होगा। आज एक व्यक्ति समझेगा, कल 2, परसों 3। जिस तेजी से सालों में लोगों को मानसिक तौर से गुलाम बनाया गया है, उसे तोड़ने के लिए हमें लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। और वह हो सकता है आपके सहयोग से। वह हो सकता है जब आप 1 से 2, 2 से 4 लोगों तक यह आवाज़ पहुंचाएंगे। Share this video as much as you can. Use this video as a tool to make people understand of the scam going on in this world. हम लोग छोटे लोग हैं, पर हमसे ही यह लोग डरते हैं। कहीं हम साथ हो गए तो इनकी एक न चलने दें। पूरा तंत्र बदला जा सकता है यदि लोग एक साथ खड़े हो जाएं। बहरहाल, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। We've bought syringes, we've bought cold boxes, we've planned out locations. And so while we started with travel at our core, we're a biometric secure identity platform where it's always been about attaching your identity to your boarding pass, the airport, or your ticket to get into a sports stadium, or your credit card to buy a beer. And so now with the launch of Clear Health Pass, it's about attaching your identity to your COVID-related health insights for employers, for employees, for customers. Today, we are launching another useful tool that can supplement the critical detective work we are conducting in public health. Alberta Trace Together is a voluntary, secure, mobile contact tracing application to help prevent the spread of COVID-19. In order to avoid the risk of transmission through physical handling of money, we encourage the use of cashless transactions, such as mobile money, M-Pesa and otherwise, and credit cards. People are using touchless payment systems much more than they're using cash, both because we're not interacting with people directly as much anymore, and also because cash is kind of skeezy.